बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है वो है फाइलम इकेनोडर्मेटा। फाइलम इकेनोडर्मेटा को कॉमनली सपाइनी सकिन्ड एनिमल्स का भी नाम देते हैं। एक्चुअली इनकी बॉडी के बाहर जो है ना छोटे छोटे सपाइंस की तरह की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तादाद के लिहाज से 5000 स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं। मैरीन इन्वायरमेंट में आलमोस्ट सारी पाई जाती हैं और बॉटम ऑफ द सी या फिर जो है ना ये बॉटम से ऊपर सी शोर वाले एरिया में जहाँ कम गहराई पाई जाती है वहाँ पर भी मौजूद होते हैं। बॉडी जो है ना इनकी एपिडर्मिस सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ये आउटर लेयर होती है इनकी बॉडी की। एपिडर्मिस के अंदर जो है ना इनकी मेसोडर्म वाली लेयर स्केलेटन को डेवलप करती है और ये जो स्केलेटन होता है इसको हम एंडोस्केलेटन का नाम देते हैं और इसको कैल्केरियस एंडोस्केलेटन का नाम देते हैं, जिसके ऊपर सपाइंस भी मौजूद होते हैं। मतलब इस बात का ये है कि सपाइंस ओरिजिन के लिहाज से मेसोडर्म से बिलो द एपिडर्मिस अराइज होती हैं, लेकिन पोजीशन के लिहाज से ये ऊपर आ जाते हैं। यानी मतलब मिसाल के तौर पर अगर ये मेसोडर्म की लेयर है, ये आउटर एपिडर्मिस वाली लेयर है, तो यहाँ से स्पाइंस अराइज होंगी और यहाँ ऊपर की तरफ बाहर की तरफ अराइज हो रही होंगी, जो कि अपर सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर भी नज़र आ सकते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट, ये जो एंडोस्केलेटन है, एंडो का मतलब होता है कि इनका स्केलेटन अंदर होगा और इनकी एपिडर्मिस वाली लेयर जो है ना बाहर की तरफ मौजूद होगी। जबकि पिछला फाइलम जो हमने आर्थ्रोपोड्स पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था स्केलेटन बाहर होता है और एपिडर्मिस या फिर मसल्स जो है ना अंदर की तरफ मौजूद होते हैं। तो अगर स्केलेटन बाहर हो तो हम एक्सोस्केलेटन, और फाइलम इकेनोडर्मेटा के केस में स्केलेटन अंदर की तरफ है, इसी वजह से हम इसको एंडोस्केलेटन का नाम देते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सिलोमेट्स हैं, इनके बारे में ज़रूरी नहीं है बताना, पहले भी डिस्कस किया हुआ है। रेडियल सिमेट्री होती है एडल्ट की। याद करें जब हमने शुरू में सिमेट्री का कंसेप्ट डिस्कस किया था क्लास में, तो हमने पढ़ा था कि फाइलम इकेनोडर्मेटा के एनिमल्स ऐसे हैं जिनके एडल्ट की तो रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन इनके जो लार्वे हैं उनकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो इस वजह से इनकी ओरिजिनल जो सिमेट्री काउंट की जाती है वो बाइलेटरल काउंट की जाती है। इसके अलावा अगर हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो इनका माउथ जो है ना वो लोअर सरफेस बॉडी में नीचे की तरफ मौजूद होते हैं और इनका जो एनस होता है वो ऊपर की तरफ मौजूद होता है। यानी अगर इसका एक एनिमल है स्टारफिश को अगर आप कंसीडर करें, आप उसको जहन में लेकर आएँ, तो स्टार फिश जब मूव करती है तो मतलब ये है कि आप ऊपर से सपोज़ करें पानी में उसको मूव करता हुआ देख रहे हैं, आप ऊपर से देख रहे हैं, तो इनका माउथ बॉडी के नीचे वाली साइड पर होगा और जिस साइड से आपको ऊपर से नज़र आ रहा होगा वो इसका एनस वाला एंड होगा। तो माउथ नीचे की तरफ होता है और वो एंड जहाँ माउथ मौजूद हो तो हम उसको ओरल का नाम देते हैं और उसके अपोजिट जो एंड होता है उसको हम एबोरल एंड का नाम देते हैं। हैबिटेट के लिहाज से हमने अभी डिस्कस किया है, मैराइन इन्वायरमेंट में अलॉन्ग सी शोर लाइन कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं और कुछ जो है ना सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हुए सारी ज़िंदगी से साल के तौर पर अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। बॉडी फॉर्म के लिहाज से मुख्तलिफ बॉडी फॉर्म है। किसी की बिस्किट लाइक बॉडी है जिसको केक अर्चन का नाम देते हैं, किसी की स्टार शेप है लेकिन लॉन्ग आर्म्स होते हैं स्टार के, इसको हम ब्रिटल स्टार का नाम देते हैं। किसी की ग्लोब्यूलर बॉडी होती है, इसको हम सी अर्चिन का नाम देते हैं। और किसी की स्टार शेप होती है बट आर्म्स जो है ना वो छोटे से होते हैं, इसी वजह से शॉर्ट आर्म्स, और इस तरह के जो एनिमल्स हैं इनको हम स्टार फिश का नाम देते हैं। नेक्स्ट इनके सिस्टम को डिस्कस किया हुआ है। इनके अंदर एक यूनिक टाइप ऑफ सिस्टम पाया जाता है जिसको हम वाटर वास्कुलर सिस्टम का नाम देते हैं। ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है ये एक्चुअली डिफरेंट कैनाल्स, नालियों पर मुश्तमिल होता है। यानी स्टार फिश है और इसके ये 5 आर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन 5 आर्म्स के बिल्कुल सेंटर में जो है ना ये रेड कलर में आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ये एक कैनाल है। इस कैनाल को हम नाम देते हैं रिंग कैनाल का। और इसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रही है स्ट्रक्चर, ये सीव लाइक छाननी की तरह की स्ट्रक्चर है, इसको हम मैड्रिपोराइड का नाम देते हैं। इसके अलावा अब ये जो रिंग कैनाल है, इस रिंग कैनाल से आगे 5 जो है ना कैनाल 5 आर्म की तरफ रेड कलर में आपको जाती हुई नज़र आ रही हैं, इनको हम नाम देते हैं रेडियल कैनाल का। फिर हर रेडियल कैनाल फिर फर्दर छोटी छोटी कैनाल्स की सूरत में डिवाइडेड होती हैं, इनको हम लेटरल कैनाल का नाम देते हैं। और हर लेटरल कैनाल के साथ जो है ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई होती हैं, इसको हम ट्यूब फीट का नाम देते हैं।
ये इनके अंदर यूनिक टाइप ऑफ सिस्टम है जिसको हम वाटर वास्कुलर सिस्टम का नाम देते हैं। ये ना सिर्फ पानी को ट्रांसपोर्ट करता है बल्कि इसके साथ साथ पानी के अंदर मौजूद जो खुराक है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और यही ट्यूब फीड इनके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स के तौर पर भी पाए जाते हैं, यानी ये जो छाननी की तरह की स्ट्रक्चर है, यहाँ से पानी इंटर होता है, पानी मूव करता हुआ रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल से मूव करता हुआ लेटरल कैनाल, और वहाँ से जो है ना ये ट्यूब फीड के अंदर भरता है। फिर ये जो ट्यूब फीड होती है इस आने वाले पानी को कॉन्ट्रैक्ट करते तेज़ी से जो है ना उसको बाहर की तरफ निकालती है। इवन इसी पॉइंट को थोड़ा सा डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए कि पानी अंदर आता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में सारा पानी इस पोर के थ्रू बाहर निकल जाता है, फिर दोबारा पीछे से पानी फिर भरा जाता है और फिर दोबारा जो है ना ये रिलैक्स कंडीशन में या सवैलो टाइप ऑफ सूजी हुई स्ट्रक्चर की सूरत में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से बार बार पानी को कॉन्ट्रैक्ट और पानी को बाहर निकाल के ये आगे से आगे की तरफ मूव करते चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की हुई है। ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से वो कहते हैं बॉडी फॉर्म के लिहाज से तो इनके अंदर देखा गया है लोअर डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो पाए जाते हैं वेल डेवलप्ड, लेकिन इनके अंदर कोई ऑर्गन्स रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन के लिए नहीं पाए जाते। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर नर्वस सिस्टम जो है ना ब्रेन की सूरत में तो नहीं होता, लेकिन एक नर्व रिंग ज़रूर मौजूद होती है। ये जो आपको ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है सर्कुलर फॉर्म में, ये इनकी नर्व रिंग होती है, नर्व रिंग। फिर इस नर्व रिंग से न्यूरॉन्स की ब्रांचेस 5 आर्म्स की तरफ जाती हैं जिनको हम नर्व कॉर्ड्स का नाम देते हैं। ये इनका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। रिप्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो सेपरेट सेक्सेस होते हैं, स्पर्म और एग अलग-अलग प्रोड्यूस होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नली फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप करता है और 2 तरह के लार्वा बना देता है। एक को हम ब्रैक्योलेरिया लार्वा का नाम देते हैं और दूसरे को बाइपिनेरिया लार्वा का नाम देते हैं। ये जो दोनों लार्वे हैं ये स्टेप बाय स्टेप, यानी इनमें से पहले एक लार्वा फिर प्रोड्यूस होगा, फिर दूसरा लार्वा प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद ये फाइनली एडल्ट की सूरत में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके पास एक और यूनिक फिनोमेना पाया जाता है जिसको हम रीजनरेशन का नाम देते हैं। रीजनरेशन क्या है? ये एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी के, किसी भी एनिमल की, कि वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा रीजनरेट कर सकता है। अगर वो किसी प्रीडेटरी एक्टिविटी के दौरान कट ऑफ हो गए हैं या किसी वाउंड की सूरत में या किसी प्रीडेशन के साथ या लड़ाई करते हुए या मूव करते हुए अगर उनकी बॉडी का कोई पार्ट कट ऑफ हो गया है तो उस कट ऑफ होने वाले पार्ट को ये दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। अब तक इतना काफ़ी है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो फिर ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।